हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और इस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। तो आज हम शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान के विषय भौतिक विज्ञान से। यदि आप इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हैं सभी विषयों की, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा ऑप्शन है। ऑप्शन सही होगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें पता है आपको कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके समस्थानिक की बात करते हैं तो 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 होती है और ट्राइटियम में 2 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन केवल अगर हाइड्रोजन लिखा है तो हम 1 मानते हैं, यानी कि वो प्रोटियम होता है। दूसरा, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है, ये ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, ये भी अक्सर पूछ लेता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। चौथा प्रश्न, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ये आपको याद रखना है कि जो क्वार्ट्ज होते हैं, क्वार्ट्ज, ठीक, वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। आगे, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी ये प्रश्न आया था। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, वॉट होता है ये। और इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, कार्य बटा समय। तो यहाँ से एक और इसका यूनिट आ जाएगा, जूल पर सेकंड। कार्य की यूनिट जूल होती है, तो जूल पर सेकंड भी हो जाएगा और वाट भी होता है। इसके और हाइयर जो मतलब और बड़े मात्रक होते हैं, किलोवाट, मेगावाट, ठीक, हॉर्स पावर भी होता है। तो ये आप याद रखेंगे। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, अक्सर पूछ लेता है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम देख सकते हैं, तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये ए डिग्री जो लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, तो इसको याद रखेंगे आप। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। बीपीएससी के सीएससी एग्जाम में कहें या टीआरई एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन देखे गए हैं। अगला आप देखेंगे, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका रेंज क्या है? सौर विकिरण यानी जो सनरेज हमको दिखाई देता है, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ये आपके बीपीएससी देखिए प्री में आया हुआ है और प्लस ये एग्ज़ाम में टीआरई में भी आया था, टीआरई 2 में भी ये आया हुआ था। और आर्द्रता, तो इसको बहुत लोग मतलब ज़्यादातर लोग इसको हाइड्रोमीटर लगा के आते हैं। आर्द्रता को सेंस जो है आर्द्रता को वाटर से रिलेट करके हाइड्रोमीटर लगा के आ जाते हैं, लेकिन होता है हाइग्रोमीटर। ठीक, ये याद रखना है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? इसमें द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। 11वां प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई होती है न्यूटन पर वर्ग मीटर, जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से, और इसी को पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को न्यूटन पर वर्ग मीटर बोलेंगे, या पास्कल होता है इसका यूनिट। एक प्रश्न ये से बनता है कि जो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होगा, दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर हम बल बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है। तो जो प्रेशर होता है वो F/A होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो E की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो P की वैल्यू घटती है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आते हैं दाब से। दाब का मात्रक अभी आया था। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो कोई भी इसमें सही नहीं है। ऑप्शन जो 5 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब होती है। इसमें निश्चित जो है वो दिशा नहीं होती, क्योंकि अदिश राशियाँ उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। तो बल, वेग, त्वरण, ये तीनों ही अदिश, ये सदिश राशियाँ हैं, बल, वेग, त्वरण। निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक नहीं है? इस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का ये भी देखिए आया हुआ प्रश्न है कि विकृति का मात्रक पूछा था, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति का मात्रक नहीं होता है, विमाहीन राशि है।
क्योंकि जो भी राशियाँ जनरली आप देखेंगे कि जो अनुपात में होता है उसको उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति का मतलब होता है वस्तु की विमा में आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। 15वां प्रश्न, सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन क्या है? तो ऑप्शन बी है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य से जुड़ा प्रश्न आता है कि किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक है या किस प्रकाश की आवृत्ति अधिक है। तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। लाल का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश में जो है इसके स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, है ना, विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। तो इसमें जो लाल है आप देखेंगे यहाँ पे है, ठीक, और बैगनी कहाँ है? वायलेट। तो सबसे इसमें तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, ठीक, और वायलेट यानी कि जो बैगनी है इसका तरंगदैर्घ्य कम है। और इसी का वाइस वर्सा अगर हम उल्टा करेंगे आवृत्ति के दृष्टिकोण से, तो आवृत्ति सबसे कम होती है रेड की और सबसे अधिक वायलेट की होती है। ठीक, तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न बने थे टीआरई में। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, साबुन की फिल्म का मतलब क्या है? जैसे जब हम उसका झाग देखते हैं ऊपर से, ठीक है, तो या बबल्स हम उसको फुलाते हैं तो ऊपर हमको फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण की वजह से, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको हम, दिखाई देता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, है ना, प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, तो उसको व्यतिकरण बोलेंगे, ये याद रखिएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो जो परमाणु है आपको पता है वो न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो धनावेशित हिस्सा पूछा है, ना कि कण पूछा है। तो धनावेशित कण पूछेगा तो प्रोटॉन लगाएंगे, और धनावेशित हिस्सा केंद्र में तो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास कोई आवेश नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी न्यूक्लियस होगा। ये भी बहुत लोग गलत कर सकते हैं, प्रोटॉन लगा के आ सकते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ है कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसको हम लोग अपने स्कूल टाइम में किस तरह से याद करते थे? ठीक है, ईंट पर नाचे, ये एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते थे, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, उसको थॉमसन ने डिस्कवर किया था। पा से प्रोटॉन रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, और ना से न्यूट्रॉन उसे चैडविक ने डिस्कवर किया था। ये एक ट्रिक यूज़ करते थे याद करने के लिए। जो इसमें साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो जानते होंगे, काफ़ी प्रचलित है ये। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर कोई ठोस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कपूर को जलाते हैं तो कपूर बिना गले वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है, तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक, वहीं बर्फ़ को अगर आप पिघलाएंगे, मतलब बर्फ़ को अगर क्या करेंगे, उसको गर्म टेम्परेचर में रखेंगे तो वो पिघलेगा पहले और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर गर्म करने पे वो वेपराइज होगा। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या बोलते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु, है ना, वह टेम्परेचर जिस पे ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, तो ये उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। ठीक है, ये याद रखना है, त्रिक बिंदु। और कितना है वो ताप? 273.16 केल्विन। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें होती हैं, आप देखेंगे इसमें चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो कॉस्मिक रे जो हैं वो एक आवेशित कण हैं। ठीक है, कॉस्मिक रे जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करती हैं। चलिए, इसमें हम आगे देखेंगे, याद रखिएगा कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण हैं, आवेशित किरणें हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। बहुत आसान है, 2G 3G 4G, अभी 5G की भी टेस्टिंग चल रही है। रडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट वॉटसन थे, रडार। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। 1935 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में फिर इसका उपयोग किया गया था हवाई हमलों से सचेत करने के लिए। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। हाँ, अभी जल्दी ही ये जो इनका मतलब इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, हिग्स नाम था उनका। ठीक है, तो उनका अभी देहांत हो गया है, तो अभी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स
तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगर्ट को 2013 के भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गॉड पार्टिकल इसे कहा जाता है, हिग्स बोसॉन भी नाम है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930। ठीक, सीवी रमन को सबसे पहले, है ना, किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन है वो? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में। ये याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, या जो भी नोबेल लॉरेट्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। आसान प्रश्न है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000। ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर को भी अगर हम 1000 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा जो होता है वो माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है। माइक्रोन का सिंबल क्या होता है? माइक्रोन को इस तरह से लिखते हैं, है ना, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, और माइक्रोन का सिंबल होता है ये। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ये देखिए, इससे बहुत प्रश्न आते हैं और आपके टीआरई में भी आए थे। ठीक, तो ये फार्मूला आप प्रिपेयर कर लेंगे। इस फार्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, तो आप इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 40 डिग्री है, इसका मान क्या आ जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक। और लोलक की काल विधि क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई। ठीक है। लोलक मतलब ये जो पेंडुलम होता है इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस, इसका लेंथ है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक दोलन करने में लगा हुआ समय। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।